नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। हम बात कर रहे थे राजस्थान जीके की। तो अभी हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमने कल एक टॉपिक कंप्लीट किया था जो कि हमारा राजस्थान का परिचय था। मैंने आपको दिखाया है कि ये मैंने कल एक वीडियो बनाया था। तो उस वीडियो में हमने राजस्थान का परिचय कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जिनमें हमने थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पठार पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने वहाँ पे अरावली पर्वतमाला के बारे में संपूर्ण बात कर ली थी। और इसके बाद अब हम आज जो बात करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो जलवायु और अपवा तंत्र होगा। तो यदि आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वीडियो को देख सकते हो, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं जलवायु। तो दोस्तों, जलवायु होता है कि एक एक लंबे समय तक, जो कि जैसे एक 6 महीने हो गए या 3 महीने, इस तरीके से एक लंबे समय तक जो हमारी वर्षा ऋतु होती है उसी को हम एक जलवायु बोलते हैं। कि वहाँ पे कौन कौन सा, किस प्रकार की वर्षा होती है और किस प्रकार का वहाँ पे मौसम रहता है। तो देखो, अब हम इससे वन लाइनर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जलवायु से संबंधित। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि देश का एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो एकमात्र राज्य राजस्थान है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। राजस्थान के पश्चिम और थार मरुस्थल में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पर शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों जलवायु पाई जाती है। राजस्थान में जलवायु कितनी है? जलवायु को 5 भागों में बांटा हुआ है। एक तो आता है आर्द्र, एक आता है उपाद्र, एक आता है अति आर्द्र। सबसे पहले तो आता है 1 नंबर पे आर्द्र, 2 नंबर पे आता है उपाद्र, 3 नंबर पे आता है अति आर्द्र, और 4 नंबर पे आता है शुष्क, और 5 नंबर पे आता है अर्ध शुष्क। तो इस प्रकार से ये कितने भागों में है? राजस्थान की जलवायु 5 भागों में बटी हुई है। तो चलो हम फिर आगे बात करते हैं। इसमें है ना, मैंने आपको बता दिया कि जलवायु कितने भागों में बटी हुई है, 5 भागों में। फिर आता है अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तर पूर्वी जिलों में किस प्रकार का जलवायु पाई जाती है। जो जैसे हमारी अरावली पर्वतमाला है, तो इसके पूर्व में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो उपाद्र जलवायु पाई जाती है। और जो पश्चिम पश्चिम क्षेत्र है अरावली के, वहाँ पर शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम। सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु पाई जाती है। फिर आता है दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो दक्षिण में बांसवाड़ा और दक्षिण पूर्व के झालावाड़ में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यदि आपसे पूछे जैसे हाड़ौती के क्षेत्र में आता है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, तो वहाँ पर अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। झालावाड़ एक ऐसा है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र हमारा झालावाड़ ही है। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। और कितनी होती है औसतन वर्षा? तो वहाँ पर 100 सेंटीमीटर औसतन वर्षा वर्षा होती है झालावाड़ के अंदर। राजस्थान में मुख्यतः कितनी ऋतुएं पाई जाती है? तो मुख्यतः तो 3 ऋतु होती हैं। ग्रीष्म ऋतु जो कि मार्च से जून तक होती है, और वर्षा ऋतु जुलाई से और सितंबर तक, और शीत ऋतु जो कि हमारी अक्टूबर से और फरवरी तक होती है। फिर आता है ग्रीष्म ऋतु कब से और कब तक चलती है। तो ये मार्च से और जून तक चलती है। और और जो वर्षा ऋतु होती है ये जुलाई से और सितंबर तक। क्योंकि राजस्थान में जो मानसून प्रवेश करता है, राजस्थान के मध्य में मानसून 1 जुलाई को प्रवेश कर जाता है, और जो वापस लौटता है तो लगभग 15 सितंबर तक वापस लौटता है मानसून। तो जो वर्षा ऋतु होती है वो 1 जुलाई से और 15 जुलाई तक चलती है। फिर आता है शीत ऋतु कब तक चलती है। तो शीत ऋतु होती है जो हमारी अक्टूबर से और फरवरी तक चलती है। फिर आता है राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है माउंट आबू। और सबसे गर्म स्थान पूछेगा तो हम कौन सा बताएंगे? सबसे गर्म स्थान आता है हमारा ये फलोदी। यहाँ पर सर्वाधिक तापमान रहता है फलोदी में।
ये तो फलोदी अभी नया जिला है, तो इस प्रकार से। फिर आता है राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को क्या कहते हैं? तो इसे हम लू कहते हैं। ये सभी जानते हैं, हमारे गांव की भाषा में हम इसे उपयोग में लेते हैं कि गर्मियों में ज़्यादातर क्या चलती है? लू, जो कि गर्म हवाएं होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो जो राजस्थान है उसमें सर्वाधिक वर्षा जो हमारी बंगाल की खाड़ी है वहाँ से होती है। और बंगाल की खाड़ी के मानसून में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र को होती है? तो ये पूर्वी क्षेत्र को। जैसे देखो मैं बात करता हूँ आपसे, यहाँ पे हम बात करते हैं कि जैसे ये हमारा राजस्थान है। मैं मैप नहीं बना रहा, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। और ये हमारी अरावली पर्वतमाला है। यहाँ पर तो आता है हमारा अरब सागर, यहाँ पर आता है हमारा अरब सागर। और जो ये वाला स्थान है यहाँ आता है हमारा बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी जब यहाँ से वर्षा लेके निकलती है इस तरीके से आती है। तो जो हमारी अरावली पर्वतमाला क्या है, इसको आगे जाने से रोकती है। तो जो वर्षा होती है सर्वाधिक हमारी कहाँ से होती है? ये बंगाल की खाड़ी से होती है। और ये कौन से स्थान पर सर्वाधिक ज़्यादा होती है? तो जो हमारा पूर्वी स्थान है यहाँ पर सर्वाधिक होती है। और जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल कम होती है। फिर आता है हमारा अरब सागर। तो जो हमारी मावट होती है, जो कि शीत ऋतु में वर्षा होती है, जो मावट होती है वो हमारी अरब सागर से होती है। तो मावट को हम गोल्डन रेन भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बहुत कम होती है, कभी कभी होती है। और वो हमारी गेहूं की जो रबी की फसल होती है उसके लिए बहुत लाभकारी होती है। फिर आता है नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्र जिला झालावाड़। सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? तो जैसलमेर जिले में होती है, फलोदी पर। राजस्थान का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू हो गया। राजस्थान का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू। ये कितना, इसका औसत वर्षा कितनी होती है यहाँ पे? 150 सेंटीमीटर। ये तो हो गया वर्षा वाला स्थान। और जिला पूछे तो जिला आता है झालावाड़, यहाँ पर कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर। फिर आता है भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? हम मावट कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया मावट सबसे ज़्यादा किससे होती है? ये अरब सागर से होती है मावट सबसे ज़्यादा। ये रबी की फसल के लिए लाभकारी है। सबसे ज़्यादा किसके लिए लाभकारी है? रबी की फसल के लिए। यह पश्चिमी विक्षोभ से होती है। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा मावट या पश्चिम विक्षोभ में किस फसल को सर्वाधिक लाभ होता है? तो ये गेहूं को होता है। इसे हम गोल्डन रेन भी कहते हैं। किस ऋतु में आकाश साफ रहता है और मंद मंद गति से पवन चलती है? तो जो शीत ऋतु होती है हमारा, वो उसमें आकाश एकदम साफ रहता है। फिर आता है अरावली के पूर्व में कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है? तो अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती है। फिर आता है अनुपजाऊ भूमि होती है, उसको हम क्या कहते हैं? बंजर। तो अनुपजाऊ भूमि होती है अर्थात वह स्थान जहाँ पर खेती नहीं होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? बंजर भूमि कहते हैं। नदी जल के कटाव से बनी ऊबड़ खाबड़ भूमि को क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं। ये उत्कान भूमि होती है। मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? उसे हम समवर्षा रेखा कहते हैं। ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? मानसूनी हवा कहते हैं। तो दोस्तों ये देखो, इस जलवायु से संबंधित था। फिर आते हैं हम, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अपवा तंत्र। अपवा तंत्र के बारे में हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले जो अरब सागर की ओर बहने वाली नदी। सबसे पहले तो हमारा अपवा तंत्र है 3 प्रकार का, जिसमें पहला आता है अरब सागर की ओर, दूसरा आता है बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र, दूसरा आता है बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र, और तीसरा आता है जो हमारा आता है पूर्ण आंतरिक अपवा तंत्र, कि जो हमारे राजस्थान में ही उद्गम होता है और वो समापन भी उनका राजस्थान में ही होता है। तो इस प्रकार हम तीन पढ़ेंगे। पहला आता है अरब सागर। तो इसमें वे नदियाँ जो अपना जल अरब सागर में गिराती है। बंगाल की खाड़ी वे नदी जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और आंतरिक जिनका समापन राजस्थान में ही हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे कितने अपवा तंत्र है? 3। चलो तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अपवा तंत्र। हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। आप इसको साथ के साथ नोट भी करते रहिए, जिससे आपको जब बाद में पढ़ोगे तो समझने में आसानी होगी। फिर आता है जल या पवन द्वारा मृदा का कटाव होना क्या कहलाता है?
अपर्दन कहलाता है। जो हमारा जल, जो बारिश का जल होता है या फिर नदियों का जो जल होता है उनके कारण जो कटाव होता है उसे हम अपर्दन कहते हैं। ये राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या है मृदा अपर्दन की। फिर आता है राजस्थान में अपतंत्र को कितने भागों में बांटा है। तो मैंने अभी बताया था कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? बंगाल की खाड़ी अपतंत्र, अरब सागर अपतंत्र, आंतरिक अपतंत्र। फिर आता है बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियाँ किस अपतंत्र का हिस्सा है। जो बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदी है ये हमारी बंगाल की खाड़ी का अपतंत्र का हिस्सा है। फिर आता है चंबल, यमुना और गंगा आदि नदियाँ किस अपतंत्र का भाग है। तो ये बंगाल की खाड़ी अपतंत्र का भाग है। माही, लूनी, साबरमती, पश्चिम बनास आदि नदियाँ किस अपतंत्र का भाग है। तो ये अरब सागर अपतंत्र का भाग है। घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेंढा और आदि नदियाँ किस अपतंत्र का हिस्सा है। तो यह जो हमारा आंतरिक अपतंत्र है इसका हिस्सा है। फिर आता है चंबल नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है। तो ये जो विंध्याचल पर्वत है मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, वहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है। और इसका समापन कहाँ पर होता है? इसका समापन होता है धौलपुर में जाके। फिर आता है राजस्थान की सबसे लंबी और एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसलिए हम इसे बारहमासी और नित्यवाहिनी भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरे वर्ष भर बहती है और हमेशा बहती है, इसलिए हमें इसे नित्यवाहिनी और बारहमासी भी कहते हैं। ये इसके उपनाम हो गए। फिर आता है चंबल नदी राजस्थान का प्रवेश स्थान क्या है। तो चंबल नदी जो भैंसरोडगढ़ है वहाँ से प्रवेश करती है यहाँ पे राजस्थान में। तो फिर आता है राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा किस नदी के किनारे बसा है। तो ये चंबल नदी के किनारे ही बसा हुआ है। फिर आता है चंबल नदी राजस्थान में किन जिलों में बहती है। तो चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। कौन कौन से? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में तो अभी बताया था आपको, चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से ये प्रवेश करती है। फिर उसके बाद ये बूंदी कोटा में बहती है। कोटा में कितने बांध बने हुए हैं इसके ऊपर? 3 बांध, अभी हम आगे बात करेंगे। और एक बांध है, 2 कोटा में है, एक चित्तौड़ में है और एक बांध इसका एमपी में है। फिर आता है नेक्स्ट बूंदी, फिर आता है सवाई माधोपुर में, उसके बाद आता है करौली और उसके बाद ये धौलपुर में ये समापन हो जाती है और जाके ये यूपी के ईटानगर में जाके मिल जाती है। फिर आता है बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती आदि किसकी सहायक नदी है। तो ये चंबल नदी की सहायक नदी है। फिर आता है बनास नदी का उद्गम किस जिले से होता है। तो जो कमनौर की पहाड़ी है राजसमंद में, वहाँ से बनास नदी का उद्गम होता है। बनास नदी का उद्गम स्थल ये आ गया कमनौर की पहाड़ी, राजसमंद से होता है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो वह बनास नदी है। कितनी है? 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। टोंक व सवाई माधोपुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो वह बनास नदी के किनारे स्थित है। और टोंक में कौन सा बांध है? तो बिसलपुर बांध है। वो कहाँ पर है? वो टोंक के अंदर स्थित है, बिसलपुर बांध। फिर आता है बनास नदी चंबल नदी के किस स्थान पर मिलती है। तो रामेश्वर के निकट मिलती है। बनास नदी किन जिलों में बहती है। तो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक और सवाई माधोपुर, इन जिलों में बनास नदी बहती है। फिर आता है नेक्स्ट, बनास नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो जो मेनाल, कोठारी, बेड़च और खारी, ये बनास नदी की सहायक नदी है। मेनाल किसकी नदी है। तो ये बनास की सहायक नदी है। लूनी नदी का उद्गम किस जिले से होता है। जो नागपाड़ अजमेर है, नागपाड़ अजमेर है वहाँ से लूनी नदी का उद्गम होता है। और लूनी नदी कौन कौन से जिलों से बहती है। तो ये अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर और जालोर, ये 7 जिले हैं, यहाँ से लूनी नदी बहती है। फिर ये आए कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि लूनी नदी है उसका जल कहाँ तक मीठा रहता है उसके बाद खारा हो जाता है। तो लूनी नदी है उसका जल बालोतरा तक तो मीठा रहता है और बालोतरा के बाद जो उसका जल होता है वो खारा हो जाता है। और लूनी नदी की सहायक नदी, तो जोजड़ी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, सागी और गुहिया, ये जितनी भी नदी है ये सब लूनी नदी की सहायक नदी है। सूकड़ी किसकी सहायक नदी है। तो ये लूनी की है। जोजड़ी भी लूनी की है, सागी भी लूनी की है और जवाई मीठड़ी, ये सभी लूनी की सहायक नदी है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा माही नदी पर। तो देखो माही नदी है, इसको वागड़ की गंगा,
काठर की गंगा, दक्षिण की गंगा, ये सभी इसके उपनाम हैं। फिर आता है ये कहाँ से, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम भी विंध्याचल पर्वत एमपी से होता है। और चंबल है उसका उद्गम भी यहाँ से होता है, जो विंध्याचल पर्वत है वहाँ से। मैंने माई के उपनाम आपको बता दिए। माई नदी कहाँ कहाँ पर बहती है, तो ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ पर बहती है। इसलिए इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं, क्योंकि इसका जो जितना भी लाभ होता है वो दक्षिण के ये तीनों जिले हैं उन्हीं को होता है। इसलिए इसे काठड़ की गंगा और वागड़ की गंगा भी कहते हैं। फिर आता है सोम और जाखम किसकी सहायक नदियाँ है, तो ये माई नदी की, माई माई की सहायक नदियाँ है। और एक क्वेश्चन आता है कि माई नदी है वो किस प्रकार से बहती है, जो यू, हम एक तो बोले उल्टा यू या फिर बोले हम ए, तो इस तरीके से जैसे ये यहाँ से प्रवेश करेगी और ये इस तरीके से बहती हुई आ जाती है, तो ये उल्टा यू बोल दें हम इसको, या सीधा ए बोल दें, तो इस प्रकार माई नदी बहती है। फिर आता है बाणगंगा नदी का उद्गम किस जिले से होता है, तो बाणगंगा कोटपूतली बैरोड से होता है बाणगंगा नदी का उद्गम। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है बैराट की पहाड़ियों से। इसे अर्जुन की गंगा भी बाणगंगा को ही कहते हैं। किस नदी का पानी भरतपुर में गणपक्षी राष्ट्रीय उद्यान नमभूमि का निर्माण करता है, जो बाणगंगा नदी है उसी का निर्माण करता है। घग्गर नदी का उद्गम किस राज्य से होता है, तो जो हिमाचल प्रदेश की शिवालिक की पहाड़ियाँ है, हिमाचल प्रदेश की शिवालिक की पहाड़ियाँ है, वहाँ से घग्गर नदी का निर्माण होता है। इसे देखो मृत नदी, इसे मृत नदी, इसे लेटी हुई नदी, इसे लेटी हुई नदी, इसे सोतर नदी, इसे सोतर नदी, ये सभी हम घग्गर नदी को कहते हैं, क्योंकि ये इसका जो होता है ये एकदम ऐसे बहाव होता है इसका, इस कारण इसको ये इसके उपनाम है। जो घग्गर नदी का उद्गम मैंने बता दिया शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। और ये कौन कौन से जिलों में बहती है घग्गर नदी, तो देखो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, ये सिर्फ दो ही जिलों में बहती है राजस्थान के। किस नदी की प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है, तो जो घग्गर नदी है ये सरस्वती का अवशेष इसको हम मानते हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, घग्गर नदी राजस्थान के किस जिले से प्रवेश करती है, तो ये मैंने बताया था ये हनुमानगढ़ से प्रवेश करके और श्री गंगानगर में समाप्त हो जाती है। फिर आता है नदी घाटी परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन सीधे के सीधे प्रिंट हो जाते हैं। फिर आता है चंबल परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो चंबल एमपी और राजस्थान की है, क्योंकि इसका जो विंध्याचल पर्वत एमपी में है वहाँ से चंबल का उद्गम होता है और राजस्थान में होकर बह के ये निकल जाती है यूपी के लिए। इसलिए इसका जो संयुक्त परियोजना कौन कौन सी है, ये मध्य प्रदेश की और राजस्थान की है। फिर आता है चंबल परियोजनाओं के अंतर्गत कुल कितने बांध बने हैं, तो चंबल पर कितने बांध है, कुल 4 बांध है। देखो एक बांध तो है गांधी सागर जो कि मंदसौर एमपी में है, देखो ये आ गया पहला, पहला तो गांधी सागर बांध मंदसौर एमपी के अंदर है। फिर दूसरा आता है हमारा राणा प्रताप सागर, तो ये कहाँ पर है, ये हमारा चित्तौड़ के अंदर है, यहाँ पर रावत वाटर प्लांट भी यहीं लगा हुआ है। फिर आता है तीसरा, तीसरा और ये हमारा चौथा है कोटा बैराज, तो तीसरा है जवाहर सागर, चौथा है कोटा बैराज, तो ये कहाँ पर है, ये हमारे कोटा के अंदर है। और एक ये कोटा बैराज एकमात्र ऐसा बांध है जहाँ से कोटा जिले की सिंचाई की जाती है। फिर आता है माही बजाज सागर परियोजना किस नदी का स्थित है, तो ये माही नदी पर स्थित है माही बजाज सागर परियोजना है। माही बजाज सागर परियोजना किस जिले की है, बांसवाड़ा की है। माही बजाज सागर परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। बिसलपुर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये बनास नदी पर स्थित है बिसलपुर परियोजना। बिसलपुर ये टोंक में स्थित है, ये टोंक के अंदर स्थित है। और इससे देखो बिसलपुर परियोजना से जलापूर्ति जयपुर, अजमेर और टोंक, ये 3 जिलों की यहाँ पर जलापूर्ति की जाती है। लेकिन इसको धीरे धीरे बढ़ाकर अभी इसको स्टार्ट दौसा में भी किया जा रहा है, तो इस तरीके से इसके जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी इसको शुरू किया जा रहा है। फिर आता है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। फिर आता है सरदार सरोवर परियोजनाएं किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो ये 4 राज्यों की है, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान की। फिर आता है जवाई परियोजनाएं किस जिले में स्थित है, तो जवाई कहाँ पर स्थित है,
ये पाली के अंदर स्थित है। फिर आता है सोम कमला अम्बा परियोजनाएं किस नदी पर स्थित है? तो ये सोम नदी पर स्थित है, जो कौन से जिले के अंदर स्थित है? डूंगरपुर जिले के अंदर स्थित है। फिर आता है मानसी वाकल परियोजनाएं किस जिले में स्थित है? तो ये उदयपुर के अंदर स्थित है। फिर आता है जाखम परियोजनाएं किस जिले में स्थित है? तो ये प्रतापगढ़ के अंदर है। और जो झीलों की नगरी है वो हम किसको कहते हैं? हमारे उदयपुर को कहते हैं झीलों की नगरी, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक झील स्थित है। कौन कौन सी झील है? यहाँ पर पिछोला झील और फतेह सागर झील। तो ये सभी झील जितनी भी है वो मैक्सिमम झील उदयपुर के अंदर है, इसलिए हम इसे झीलों की नगरी कहते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। फिर आता है जयसमंद झील किस नदी पर स्थित है? तो ये गोमती नदी पर है। जयसमंद झील है उसका निर्माण मेवाड़ के किस शासक ने करवाया? तो महाराजा जयसिंह है, उन्होंने जयसमंद झील का निर्माण करवाया। फिर आता है जयसमंद झील का निर्माण कब से कब तक हुआ? तो 1687 से 1691। ये 4 सालों तक चला और ये 4 साल में जाकर जयसमंद झील का निर्माण हुआ। फिर आता है विश्व की मीठे पानी की मानव निर्मित, देखो ये इंपॉर्टेंट है, मानव निर्मित। वैसे तो विश्व की मीठे पानी की झील दूसरी है, यदि मानव निर्मित पूछेगा तो जयसमंद झील है। और जयसमंद झील है उसी के नाम पर ये जयसमंद झील है। ठीक है। फिर आता है पुष्कर झील और आना सागर झील किस जिले में स्थित है? तो पुष्कर झील और आना सागर झील है वो हमारे कहाँ पर स्थित है? वो हमारे अजमेर में स्थित है। पुष्कर पुष्कर झील और आना सागर झील। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है? तो ये नक्की झील है। ये कहाँ पर है? माउंट आबू में स्थित है। इसको ऐसा माना जाता है कि जो नक्की झील है उसका निर्माण जो हमारे पहले हम क्या बोले, एक तो राक्षस बोल सकते हैं जो होते थे डाक उस प्रकार के, हमारे जो पुराने भगवान टाइप के होते तो वो, तो उन्होंने अपने नाखूनों से इसको खरोच के बनाया है। तो इस तरीके से नक्की झील का निर्माण माना जाता है। ये माउंट आबू में ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। किस झील के उत्तरी भाग को नौचौकी भी कहा जाता है? तो जो राजसमंद झील है उसको हम उसके उत्तरी भाग को नौचौकी भी कहते हैं, राजसमंद झील को। और राजसमंद झील एकमात्र ऐसी झील है जिससे राजसमंद जिले का नाम पड़ा हुआ है, कि ये झील जो राजसमंद झील है उसी के आधार पर राजसमंद जिले का नाम नाम पड़ा है। फिर आता है बालसमंद कायलाना और उमेश सागर झील किस राज्य में है? तो ये जोधपुर में है। फिर आता है गढ़सीसर झील कहाँ है? तो ये जैसलमेर में है। गैव सागर झील किस जिले में है? तो ये डूंगरपुर के अंदर है। फिर आता है कोलायत झील स्थित है। तो कोलायत बीकानेर में है और सिलीसेड अलवर के अंदर है। पंचभद्रा झील पहले ये बाड़मेर में थी, अभी ये बालोतरा के अंदर है पंचभद्रा। फिर आता है डीडवाना झील, तो ये डीडवाना कुचामन में है। लूण लूण करनसर ये तो बीकानेर के अंदर है। और पोखरण हमारी जैसलमेर के अंदर स्थित झील है। तो देखो ये इस प्रकार से मैंने आपको 2 टॉपिक कंप्लीट करवा दिए। हमारा एक तो मृदा वाला हो गया और आधा दूसरा हमारा अफवाह तंत्र हो गया। तो देखो ये हमने फटाफट किया है, इसमें हमने ज़्यादा टाइम नहीं दिया है क्योंकि हमारे पास अभी थोड़ा कम समय है इसको कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरीके से हमने इसको थोड़ा जल्दी कंप्लीट किया है। तो चलो अभी हमारे पास टाइम है तो मैं आपको कृषि और पशुधन है वो थोड़ा फटाफट करवा देता हूँ। ये भी अफवाह तंत्र से ही जुड़ा भाग है। टाँका खड़ीन जोड़ आदि किससे संबंधित है? तो ये वर्षा जल संग्रहण की प्रकार है कि जो टाँका खड़ीन जोड़ है ये पुराने ज़माने में उपयोग की जाती है, कई जगह पर तो इसको अभी भी उपयोग में लेते हैं। इससे वर्षा जल का संग्रहण होता है। फिर आता है रूफटॉप और वाटर हार्वेस्टिंग, तो ये भी एक जल संचय का प्रकार है। फिर आता है पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई गई संरचना कहलाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? टाँका कहते हैं। फिर आता है पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना क्या कहलाती है? तो उसको हम खड़ीन कहते हैं। फिर आता है वर्षा जल को रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाई गई संरचना क्या कहलाती है? जोड़। राजस्थान की कृषि को कहा जाता है, इसे मानसून का जुआ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मानसून होता है उसका एक निश्चित समय नहीं है। कभी भी ये किसी समय पर तो ये अधिक वर्षा हो जाती है यहाँ पर, और किसी समय यहाँ पर औसत से भी कम वर्षा होती है, इसलिए इसको मानसून का जुआ कहते हैं कृषि को। रबी की फसल कटाई कब तक होती है? तो देखो जो रबी की फसल होती है वो हमारे शीत ऋतु में बुआई जाती है, और इसका जो बोने का समय होता है वो अक्टूबर नवंबर होता है वहाँ, उस समय तो इसे बोते हैं।
और मार्च अप्रैल में इसको हम काटते हैं। और रबी की फसल के अंदर कौन कौन सा आती है, तो गेहूँ, जौ, चना, सरसों, ये सभी आदि रबी की फसल के अंदर आते हैं। फिर आता है ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, मूंगफली, तिल। तो ये हमारी खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल हम कब बोते हैं, तो इसे हम जून और जुलाई के अंदर बोते हैं। और जो काटने का समय है वो हमारा अक्टूबर के अंदर इसको हम काटते हैं। फिर आता है जायद की फसल है। इसको हम व्यापारिक जायद की फसल है। इसको जो जितनी भी खरबूज, तरबूज, ककड़ी होती है, ये जो हमारे फल होते हैं, ये हमारी जायद के अंदर आते हैं। फिर आता है देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों और गंवार उत्पादन किस राज्य में होता है, तो ये राजस्थान के अंदर ही होता है सर्वाधिक। और सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है हमारा, तो सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर के अंदर स्थित है। फिर आता है भारत में जौ में चना उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो ये तीसरा स्थान है। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बोए जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है, तो बाजरा है। दक्षिण राजस्थान में खाद्यान्न फसलों किस प्रकार की फसल खेती प्रमुख है, तो वो मक्का है। रबी की फसल मुख्यतः कौन कौन सी है, गेहूँ, चना, जौ, चुकंदर, सरसों, जना चना, जौ, ये सभी हमारी रबी की है। ये शीत ऋतु में बोई जाती है। अक्टूबर के अंदर तो इसे हम बोते हैं, अक्टूबर नवंबर में। और मार्च अप्रैल के अंदर इसकी कटाई होती है। खरीफ की मुख्य फसल कौन सी है, तो बाजरा, जवार, गंवार, चावल, मूंग, मूंगफली, कपास और गन्ना, ये हमारी सभी खरीफ की फसल है। जायद की मुख्य फसल कौन सी है, तो फल, खरबूज, तरबूजा, सब्जी और ककड़ी, ये हमारी जायद की फसलें हैं। फिर आता है व्यापारिक फसलें, जिन्हों से व्यापार किया जाता है, तो जो कपास, गन्ना, तंबाकू और तिलहन होता है, वे हमारी व्यापारिक फसलों के अंदर आती है। गेहूं उत्पादन प्रमुख जिले कौन से हैं, तो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, जयपुर, बारां और भरतपुर, यहाँ पर गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और जो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ है, उसे हम धान का कटोरा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक धान, गेहूं उत्पादन होता है। फिर आता है जैविक गंवार राजस्थान के किन जिलों में उत्पादित होता है, तो जयपुर, श्रीगंगानगर, अजमेर और पाली में होता है। फिर आता है मेवाड़ का प्रमुख भोजन, तो मेवाड़ जैसे हमारा नीचे वाला हिस्सा है, उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, ये जो स्थान है, यहाँ पर मक्का सर्वाधिक होता है। तो ये देखो, ये आ गया मक्का उत्पादन में अभी अग्रसर यही है। यहाँ पे ही मक्का उत्पादन ज़्यादा होता है राजस्थान में। फिर आता है राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न है, बाजरा है। बाजरा उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है, जो प्रथम स्थान है। बाजरा उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, तो बाड़मेर, जयपुर, सीकर, नागौर और जोधपुर में बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। फिर आता है देश में सर्वाधिक सरसों उत्पादन कहाँ पर होती है, तो राजस्थान में होती है। मैंने बताया था सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है हमारा, तो वो भरतपुर के अंदर है। अभी एक एग्जाम में पूछा हुआ था। राजस्थान का किन फसलों में देश में प्रथम स्थान है, तो बाजरा, ईसबगोल, सरसों, गंवार, मोठ और जीरा में प्रथम स्थान है। राजस्थान में गेहूं उत्पादन में किस जिले का प्रथम स्थान है, तो श्रीगंगानगर का प्रथम स्थान है। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। अभी प्रथम स्थान पर कौन है, तो वह यूपी है। फिर आता है राजस्थान की 20वीं पशुगणना कब हुई थी, तो 2019 में हुई थी। फिर चलो नेक्स्ट आता है, एक ये खनिज के 3-4 क्वेश्चन है, इनको कर लेते हैं। फिर जनगणना है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो देखो, खनिज से आता है किस राज्य में खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, तो राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। और राजस्थान में खनिजों का अजायब घर किसे कहते हैं, तो हम अरावली पर्वतमाला को कहते हैं, क्योंकि जो सर्वाधिक खनिज होते हैं राजस्थान में, वो अरावली पर्वतमाला के अंदर ही मिलते हैं। राजस्थान में लगभग कितने प्रकार के खनिजों का खनन होता है, तो 58 प्रकार के खनिजों का होता है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है, तो रॉक फास्फेट है। और किन खनिजों में एकाधिकार है, तो सीसा, जस्ता और जिप्सम और संगमरमर। तो देखो, ये मैंने आपको टॉपिक करवा दिए। आज हमारा कृषि हो गया, खनिज हो गया। ये देखो, 2-3 टॉपिक हो गए, कृषि हो गया और खनिज हो गया। ये इसी प्रकार से कृषि और खनिज हो गया। फिर हमने उससे पहले कौन सी बात की थी, उससे पहले हमने किया था हमारा अपवाह तंत्र। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन छपते हैं। फिर आता है जलवायु। जलवायु से हमने कंप्लीट कर लिया है। जलवायु के अंदर हमारी मृदा कौन कौन सी, ये तो ये सभी थे। भौतिक प्रदेश हमने कर लिए, थार का मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार। और ये हमने हमारा राजस्थान का परिचय। तो देखो, ये तो मैंने पहले वीडियो में किए थे, ये अभी हमारे दूसरी वीडियो में कंप्लीट किया है। इसी प्रकार से मैं ये पूरे 5 सेक्शन बनाने वाला हूँ। तो ये हमारे देखो पूरी पीडीएफ है। ये मैं, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर देना। और मैं इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा जनगणना
और परिवहन से जनगणना है, लेकिन मैं जनगणना की जगह अब मैं स्टार्ट करूँगा कला संस्कृति के अंदर। तो आप यहाँ पर कला संस्कृति भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं अभी कला संस्कृति स्टार्ट करूँगा। ये जनगणना वाला टॉपिक मैं एक साथ करवाऊँगा, जनगणना पहले थ्योरी, फिर उसके अंदर वन लाइनर। तो इस प्रकार हम पहले वन लाइनर करेंगे, इसके बाद हम मॉडल पेपर बनाएंगे। तो अभी हमारे पास 10 मॉडल पेपर है, वो हमने रिकॉर्ड कर रखे हैं, उसको सिर्फ अपलोड करना है। तो उस प्रकार से आप वीडियो के तक बने रहिए और इस प्रकार से अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए। ये आप चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा आप इसे राजस्थान पुलिस और किसी भी राजस्थान की परीक्षाओं में उपयोग ले सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए, और इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।